अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर से 15 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। हुकूमत की जानिब से पीटीआई को दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी पेशकश की गई है। इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह के बयानात हमने गुज़िश्ता दिनों देखे, जिन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर आगे बढ़ने को जो है वो तैयार है। हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि हुकूमत बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर यकीन रखती है और किसी भी किस्म की कशीदगी को कम करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के अपने मामलात भी खबरों में हैं। रोजनामा जंग के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियों और तबादलों के मामले पर सियासी मुदाखलत बर्दाश्त ना करने की जो पॉलिसी है वो नून लीग में कहीं ना कहीं पर जो है वो उस पर पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस दौरान एक वफाकी वज़ीर इस बात पर भी नाराज़ हुए कि उनके हल्का इंतखाब से मुतालिक एक इंतज़ामी फैसले में उन्हें नज़रअंदाज किया गया। वफाकी वज़ीर इस बात पर नाराज हुए कि सियालकोट के जो ADCR हैं उनको हटाकर गिरफ्तार किया गया और उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। रोजनामा जंग के ही मुताबिक सियासी तकर्रियों के खिलाफ मरीम नवाज के सख्त मौक़िफ़ ने न सिर्फ नून लीग बल्कि इससे पहले इसकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नाराज किया। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे से मुतालिक भी खासी हलचल जो है वो पैदा हुई, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर आकर इसकी मुकम्मल जो है वो तरदीद की। इसके बाद उन्होंने पार्टी जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात भी की थी। अब पार्टी को इससे पहले जो है वो जो शुगर वाला मामला है और चीनी का बहरान है उसके ऊपर भी पार्टी के अपने अंदर से भी तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ा था। अब ये जो मामला है, एक तरफ जो बातचीत की पेशकश है कि तहरीक इंसाफ के साथ मामला किस तरह से चलाने हैं, खास तौर पर पार्लियामान के अंदर, जबकि पार्लियामान के अंदर तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा अब पार्लियामान से बाहर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पार्टी के अंदरूनी मामला हैं इनको नून लीग किस तरह से देखते हैं, इस पर बात करने के लिए मियां जावेद लतीफ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा है, उनसे इस पर बात करते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां जावेद लतीफ साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो बातचीत की पेशकश एक मतलब फिर से जो वो की गई है, तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल थी, अभी भी आगे भी एहतजाज की कॉल है, आपके ख्याल में कोई इम्कान है, कोई बात हो सकती है PTI से? देखें रहमान अजहर साहब, एक तो शुक्रिया आपका, दूसरा मैं आपको ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई भी हुकूमत वक्त हो उसके ये जिम्मेदारी में शामिल होता है कि वो एंगेज करे उन लोगों को जो रियासत से कम दूर हो रहे हों, उनको एंगेज करे जो सिस्टम से दूर हो रहे हैं, उनको एंगेज करे जो नाराज होके उस सेटअप से बाहर निकल रहे हों। हाँ, उनको किसी सूरत किसी हाल में भी मेरा अपना एक मौक़िफ़ रहा है और आज भी दोहराऊंगा कि जो लोग स्क्रीन विविंग बनाते हैं, जो लोग ताकत के जरिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उनमें और कोई जो अलहदगी पसंद तहरीकें होती हैं या ग्रोह होते हैं या ताकत के बलबूते पे अपनी बात मनवाने वाले होते हैं, जिनको दहशतगर्द भी फिर कहा जाता है, उनसे मुख्तलिफ नहीं होते, क्योंकि सियासी वर्कर की ये पहचान ही नहीं है कि वो असले का इस्तेमाल करे या ताकत का इस्तेमाल करे। अच्छा, लेकिन मियां साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि उनको पार्लियामान से बाहर करने की कोशिश की जा रही है और ये फैसले इसी वजह से आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? रहमान, अगर तो आप बात करें कि कोई स्पीकर निकाल रहा है या इलेक्शन कमीशन निकाल रहा है उनको, तो फिर तो बात में वजन है, दम है उनके इल्जाम में। मगर अगर 9 मई जो कि 2 साल होने को हैं, बल्कि 3 साल होने को हैं, आप ये फैसला ही ना कर पाए अदालतें, तो आज 2-2.5 साल बाद अदालतें फैसला कर रही हों, तो क्या उसमें ये देखा जाएगा कि कौन मेंबर असेंबली है या नहीं, कौन किसी जमात के ओहदे पे है या नहीं? ओहदे पे हो तो उसको सजा नहीं होनी, MP MNA हो तो उसको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जानी है, ये नहीं होता। अगर तो आप ये समझते हैं कि जो इलेक्ट हो जाए या इलेक्ट करवा दिया जाए वो बरी जुम्मा, हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि भाई जो उस वक्त 9-10 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया, उनको क्यों नहीं सजाएं हुई या उन पर क्यों नहीं मुकदमात जो है वो ट्रायल हुए? ये बात यहां तक मैं एग्री हूं कि उनके भी होने चाहिए। जिन्होंने जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, वो जैद हो, वो बकर हो, वो जमात के अंदर हो, जमात के बाहर बैठा हुआ हो। अच्छा। इसी वजह से ये सजाएं मशकूक कहलाती हैं जब आप उन चीजों को भी डिस्कस करते हैं कि फलां शख्स मुलव्वस था तो उसको क्यों बरी कर दिया गया। हाँ, ये बातें करने वाली हैं। राइट। लेकिन मियां साहब, पार्टी की अंदरूनी सियासत भी हमने देखा कुछ दिनों से खबरों में है। एक सरकारी अफसरों और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपके ही पार्टी के कॉलीग जो हैं वो पब्लिकली जो है वो इस पर सोशल मीडिया पर जो है वो बयानात दे चुके हैं। क्या इंतजामी तौर पर और इंतजामी मामला चलाने में अभी भी पार्टी के अंदर जो है वो कोई दो राय है, या पार्टी को कोई इंतजामी फैसले लेने में कोई मुश्किल पेश आ रही है? देखें रहमान साहब, मैं शरीफ फैमिली को बड़े अरसे से जानता हूं, मैंने काम किया उनके साथ। ये कभी भी नहीं हुआ कि वो इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज करें। आज उनके मुखालिफ भी जो हैं जमात के अंदर नहीं भी हैं। मसलन आप मुफ्ता इस्माइल बहुत तनकीद करते हैं पॉलिसियों पे, मगर वो भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने चीनी का जब 18 माह की हुकूमत थी उस वक्त भी फरोख्त करने का फैसला नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर उसकी कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। तो इन चीज़ों और उन पे दबाव भी पड़ा था माफिया का। आज भी वो यही बात करते हैं। तो फिर बात सोचने वाली ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त चीनी फरोख्त और फिर खरीदी गई तो हम तनकीद करते थे कि ये गलत है, और क्यों आज हम उसको ठीक कैसे कह सकते हैं? आज ये देखना चाहिए कि चीनी फरोख्त करने का फैसला किसका था? शहबाज शरीफ का फैसला नहीं था तो किस वजीर का फैसला था? फिर लोग बात करते हैं कि अच्छा। पास्को के अंदर जिस तरह बेज़ाब्तियां और करप्शन हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? फिर बात की जाती है कि जनाब कुछ और अदारे हैं, जिस तरह के आप बात कर रहे हैं कि एक सीनियर वजीर बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर, भाई अगर सियालकोट के अंदर ब्यूरोक्रेसी पर कोई हाथ उठा है या उसकी करप्शन नजर आई है तो मैं समझता हूं कि हाँ। किसी भी मुंतखब नुमाइंदे का फर्ज है कि उसकी इन्वेस्टिगेट होने दे या करवाए, पीछे खड़ा हो। मतलब मैं अच्छा। आज बात कर ठीक। रहा हूँ कि शेखुपुरा में एक अहम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं, कल को उनका कोई स्कैंडल निकल आता है तो यहाँ फिर जो मोतबर हैं शेखुपुरा के, फिर कल को उन पे बात आएगी कि नहीं आएगी, और कैसे नहीं आएगी? तो ये मैं समझता हूँ कि शरीफ फैमिली ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया था। बदकिस्मती से जब उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं होगी इत्तेहादियों की बैसाखियों पे, अच्छा। तो फिर इंतजामी मामलात में ये कमजोरियां नजर आना शुरू होती हैं जिस तरह के नजर आ रही हैं। एक ठीक। सेकंड के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं जी ये जी तकलीफ से जी। बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इंडिया के साथ जंग में पाकिस्तान को जो मकाम मिला है दुनिया भर में, जो अदारों के सरबराहान ने एक बेहतरीन हिकमत अमली से, जुर्रत से जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अच्छे अल्फाज में लोग नाम ले रहे हैं, तो भाई आप उसके सम्राट अवाम तक ना पहुंचे। अब 300 अरब का स्कैंडल हाँ। आ जाए चीनी का, फिर आप के पास तेल गैस के हवाले से स्कैंडल आ जाए या दीगर चीजें सामने आए तो आवाम हाँ। तक तो फिर उसका फायदा नहीं हो सकेगा। ये नोटिस होना चाहिए, करना देखिए चाहिए, ना जो भी इसमें मियां मुलव्वस साहब, हो, देखिए सामने मियां लाया साहब जाए। मियां साहब देखिए, जो टीम लीडर हैं वो तो शहबाज शरीफ हैं, और अगर नीचे जो है वो अगर कोई ऐसा मामला होता है तो जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या वजीर आजम शहबाज शरीफ पर ही आएगी। आपके ख्याल में ये जो बड़े सीनियर लोग हैं, और खासतौर पर आपने चीनी का बहरान का जिक्र किया, मैं चले वहां से आपसे जो है वो पूछ लेता हूं, चीनी का बहरान हैंडल करने में आपको लगता है कोई कोताही हुई है? मैं समझता हूं कि
अगर नालायकी कहें तो फिर भी कसूरवार हम हैं, अगर गफलत कहें फिर भी अच्छा। कसूरवार हम हैं, और अगर किसी माफिया के दबाव में किसी वजीर ने ये फैसला लिया दिया है तो फिर भी कसूरवार हम हैं। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को, जो कि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं 97 से, मैं समझता हूं कि इन चीजों पे कभी वो कंप्रोमाइज करने वाले ही नहीं है। नवाज शरीफ इन चीजों पे हम्म। जीरो टॉलरेंस है। मगर क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारी बदनामी का बाइस चीजें बन रही है। जिस तरह के कहा गया कि पुर्तगाल में बहुत सी ब्यूरोक्रेसी के जो हैं वो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो भाई, हाँ। क्या हम ये इंतजार कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या सियासतदानों में से कुछ लोग ऐसे निकल आए और एक तालाब में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है? तो मैं समझता हूं कि जो पास्को के हवाले से अरबों खरबों रुपया मिडिल जी। मैन खा गए, किसान लुट गए या मुलाजम खा गए, ये सारा हम्म। कुछ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। चीनी का इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूँ, सियालकोट का बैरोक्रेट हो या शहूपुरा का बैरोक्रेट हो, इनको वक्त से पहले कटहरे में ठीक है। खड़ा करना चाहिए, ताकि जो जब हमारा दामन साफ है तो हमारे दामन पे इनकी वजह से धब्बा क्यों लगे, वो कोई वजीर हो या अच्छा। कोई बैरोक्रेट हो। अच्छा, लेकिन मियां साहब, ये जो खबरें आ रही हैं और जो कुछ वज़रा का मौक़िफ़ है, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का, मैं उनका जो मौक़िफ़ है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही, तो क्या ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों को काम नहीं करने दे रही, या सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दे रहे? देखें, जब इत्तेहादियों के बैसाखियों पे कोई भी हुकूमत हो, किसी भी जमात की हुकूमत हो, तो ब्यूरोक्रेसी हम्म। वाकयातन रुकावटें खड़ी करती है। आप देखें कि 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ को हमेशा मिला करती थी। इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी को नकेल हम्म। डालने के लिए, रोकने के लिए, और अपना एजेंडा, अपने नजरिया, सोच, फिक्र अवाम को रिलीफ देने का जो एजेंडा नवाज शरीफ लेके हमेशा तरक्की का लेके आते थे, उसमें रुकावटें होती थी शुरू शुरू में। और नवाज शरीफ अच्छा। क्योंकि एक बड़ा नाम था, बड़ा एक उनका विजन और तजर्बा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी को लेके निकल जाते थे। आज मैं यकीनन समझता हूं कि इस हवाले से वजीर साहब ठीक कह रहे हैं कि रुकावटें होती हैं, खास तौर पे ऐसे हालात में। हम्म। अच्छा। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में जो हुकूमत चलाने के लिए, जाहिर बात है, अब मरीम नवाज साहबा जिस तरह से पंजाब में चला रही हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं, रोजनामा जंग की यह खबर है कि मरीम नवाज का जो इस्लाहती एजेंडा है उस पर कहीं ना कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपके ख्याल में जो है वो पार्टी इन मामलात को संभाल लेगी, और मरीम नवाज कितनी बाइख्तियार वज़ीर आला है? देखें, नवाज शरीफ की बेटी और फिर वजीर आला मरियम नवाज, मैं समझता हूं कि वो अपना जो एजेंडा या रिफॉर्म्स के हवाले से जो विजन रखती हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, मैं जानता हूं, और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे भी हालात हो जाएं, ये इंतजामी ढांचा 2002 के जो इंतखाबात थे उसमें कमजोर होना शुरू हुआ, जी। और बुज़दार के पंजाब में वजीर आला होने से ये इंतजामी ढांचा बर्बाद हो चुका है। अब उसमें बेहतरी अच्छा। लाना, दोबारा से इस इंतजामी ढांचे को पांव पे खड़ा करना, ये एक अलग चैलेंज है। हम्म। और जो इस्लाहात वो लाना चाहती हैं या लाने की कोशिश कर रही हैं, वो एक अलग चैलेंज है, उनको उस चैलेंज का सामना है। हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि पंजाब में वो कंफर्टेबल अच्छा। हैं मेंबर्स के हवाले से, तादाद के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि पंजाब में वो यकीनन कर पाएंगी। इस तरह मरकज में नहीं है। अच्छा। मरकज में जब आपके अपने कुछ लोग खुद को सीनियर भी समझते हो
और वो अपना एजेंडा लेके चले, वो कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मगर जो शेखुपुरा या दीगर कुछ अजला में सुनने को मिल रहा है वो मुनासिब नहीं है। उस पे चीफ एग्जीक्यूटिव को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात करें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय एयर चीफ के बयानात के जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इन दावों को गैर हकीकी और बेमौका करार दे दिया है। उनका कहना था कि भारतीय सियासतदानों की कोता अंदेशी से होने वाली नाकामी छुपाने के लिए सीनियर भारतीय फौजी अफसरान को सामने लाया जा रहा है। 3 माह तक भारत की जानिब से ऐसे कोई दावे सामने नहीं आए। आजाद जराये ने तस्लीम किया कि राफेल समेत भारत के कई तैयारे तबाह हुए। उनका मजीद कहना था कि अगर सच्चाई पर शक है तो दोनों ममालिक अपने तैयारों का रिकॉर्ड आजादाना जांच के लिए पेश करे। भारतीय एयर चीफ की तरफ से यह दावा किया गया था कि उन्होंने भी पाकिस्तानी तैयारे जो है वो गिराए थे। दूसरी तरफ भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है और अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ा है। इस बढ़ते दबाव में उन खबरों का भी जिक्र है जो बैनुल-अक़वामी जरीदे शाये करें। बरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आइंदा हफ्तों में अपने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वाशिंगटन भेजने का इरादा रखता था ताकि कुछ असलहे की खरीदारी के ऐलानात किया जा सके, लेकिन जराये के मुताबिक यह दौरा मनसूख कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने पर 6 अगस्त को भारतीय अशिया पर मजीद 25% ड्यूटी आयद कर दी थी। इस इजाफे से भारतीय बरामदात पर जो टैरिफ था वो 50% हो गया। नई दिल्ली का कहना है कि उसे नाहक निशाना बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फरवरी में इन अशिया की खरीदारी और मुश्तरका पैदावार के मंसूबों का ऐलान किया था और एहलकारों के मुताबिक 3 अरब 60 करोड़ डॉलर के सौदे के लिए जो बातचीत थी वो आखिरी मराहिल में थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की धमकियों और भारत में बढ़ती हुई अमेरिका मुखालिफ कौमपरस्ती ने मोदी के लिए रूस से अमेरिका की तरफ झुकाव सियासी तौर पर मुश्किल बना दिया है। लेकिन इसके साथ अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तरजीही और पसंदीदा मुल्क बन चुका है, जबकि भारत को मौशी और सिफारती महाजों पर शदीद दबाव का सामना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हिकमत अमली से भरपूर सिफारतकारी करते हुए अपने पत्ते बेहतर अंदाज में खेले। पाकिस्तान उन चंद मुंतखब ममालिक में शामिल है जिन्होंने हाल ही में अमेरिका के साथ 2 तरफा तिजारती मुआहदा किया। जरीदे का यह कहना है कि पाक अमेरिका राब्ते उस वक्त शुरू हुए जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ गई थी। इस मौके पर फील्ड मार्शल और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान अहम राब्ते हुए जिनमें जंगबंदी से मुतालिक बयानात और ताउन शामिल था। रिपोर्ट में इस तरह भी इशारा किया गया है कि पाकिस्तान के पास ऐसे कुदरती वसाइल हैं जैसे सोना और तांबा जो अमरीकी मफादात के लिए अहम बन सकते हैं। जबकि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 17 जून को ट्रंप के इशाइये की दावत कबूल करने से इनकार किया था और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाने से मुबैना तौर पर इस खौफ के तहत इनकार किया कि ट्रंप उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ना करवा दे। उसी रोज ट्रंप और मोदी के दरमियान 45 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद तनाव का बाइस बन गई। इसके बाद अमरीकी सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया और भारतीय मैशत को मुर्दा करार दे दिया, जिससे वाज़ेह हो गया कि भारत अब अमरीकी तरजीहात में नीचे जा चुका है। लेकिन ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात कैसे बिगड़े, इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में वजूहात बताई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ भारत के जो ताल्लुकात है वो दर हकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल के मामले पर तवज्जो देना शुरू भी नहीं की थी। बाद तजज़ियाकारों के ख्याल में यह बिगाड़ शायद जाती रंजिश का नतीजा है। जब सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया और सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। लेकिन भारत ने अमेरिकी सदर के दावे की बार बार तरदीद की और यही बात ट्रंप को बुरी लगी। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म ने रूस के सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू करके दोनों ममालिक के दरमियान अब तिजारती और सियासी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफाक किया है। भारतीय वज़ीर आज़म और रूसी सदर में जो राब्ता हुआ उसमें मोदी ने पुतिन को इस साल के आखिर में भारत का दौरा करने की भी जो है वो दावत दी है।
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो बेहतरी हुई थी वो मुसलसल जो है वो जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रवां हफ्ते अमेरिका में जो है वो फिर से उनका दौरा मुतवक्के है, और ये जो दौरा है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला के जुलाई के आखिर में पाकिस्तान के दौरे के जवाब में किया जा रहा है। अब ये जो मामला है, एक तरफ अमेरिका और भारत के दरमियान मामला और फिर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मामला, इस पर जो है वो प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बैनुल-अक़वामी अमूर, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। आदिल सुल्तान साहब, हम बड़े तवातुर के साथ रिपोर्ट्स देख रहे हैं रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इस सारे मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बिगड़े। आपको क्या लगता है, ये बिगाड़ वक्ती है या फिर इसके लॉन्ग टर्म असरात भी होंगे? देखिए फिलहाल तो हम इसको शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, बिकॉज ट्रम्प की पर्सनालिटी बड़ी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज क्या करेंगे और कल क्या फैसला करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म जरूर होगा। क्यों, जो ट्रस्ट पिछले 2 दहाइयों से यूएस और इंडिया आपस में काम करते रहे, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाते रहे, तो एक लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की वजह से और जिस तरह से वो इंडिया को बार बार ह्यूमिलिएट कर रहा है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो जब ये रिकवरी अगर होगी भी, जो इवेंचुअली होगी, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये दोनों के इंटरेस्ट में है कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वो स्ट्रेंथन करें, तो रिकवरी इवेंचुअली तो होनी है। लेकिन उसके अंदर जो दरारें पड़ गई हैं वो रिकवर करना दोनों के लिए काफी मुश्किल होगा, अपहिल टास्क होगा। यूएस के अंदर भी आप देखें जो उनकी स्टेटमेंट्स आती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो थोड़े से मॉडरेट किस्म के लोग हैं वो काफी परेशान हैं कि हमने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की, और एक उनका एक नैरेटिव था कि हमने इंडिया को बिल्ड करना है इस रीजन के अंदर चाइना के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज जो है ना अनरेबल हो रही है उनके सामने। तो अभी देखते हैं ये जब रूस के साथ इनकी क्या तय पाता है, यूनाइटेड स्टेट्स का, ट्रम्प का और पुतिन का, जो लाइकली है कि एक फेवरेबल आउटकम दोनों की तरफ से हो जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है ये प्रेशर्स भी ईज आउट होना शुरू हो। क्योंकि एक एंगल ये भी है कि ट्रम्प जो है वो इंडिया को एक तरह से यूज कर रहा है प्रेशराइज करने के लिए रशिया प्रेसिडेंट पुतिन को। तो अगर तो वो उधर उनकी डील हो जाती है तो ये प्रेशर्स भी शायद थोड़े रिलीफ हो जाए इंडिया के ऊपर। अच्छा, राइट। और आदिल सुल्तान साहब, जो भारतीय एयर चीफ के हालिया बयानात हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के 3 माह बाद आज किए गए, और उस पर जवाब भी पाकिस्तानी वजीर दिफा का भी जवाब आया है, उनकी आपको क्या समझ आती है? 3 माह बाद इस तरह के दावे क्यों किए गए हैं? देखिए, जो प्रेशर्स इस वक्त इंडिया के अंदर है डोमेस्टिक, उनके पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से डिबेट हो रही है और पूरी दुनिया एक तरह से उसको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को विंडिकेट किया, पाकिस्तान के क्लेम्स को सब्सटेंशिएट किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी मरतबा 2 दर्जन से ज़ायद मरतबा कहा कि ये जहाज़ 5-6 जहाज़ पाकिस्तान ने उनके गिराए और मैंने मीडिएट किया, तो एक वो नैरेटिव बड़ा स्टैब्लिश हो चुका हुआ था, जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट मोदी साहब को शायद बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही थी। उनकी पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी उनके ऊपर अपोजिशन थी, उनके जो हॉक बीजेपी के दूसरे जो हॉक है वो भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि एक फेलियर तो था उनकी मिलिट्री का भी और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का। तो ये आज ये तो जो बयान है बड़ा एक हिलेरियस किस्म का है कि आप 3 महीने के बाद अपने क्लेम्स को करते हैं और उसके भी कोई एविडेंस नहीं देते, और उसमें कुछ टेक्निकल चीजें जब वो बात करते हैं एज एयर चीफ, तो वो काफी मुझे एक लिहाज से परेशान कुन होता है कि एक आपका एडवर्सरी है उनका एयर चीफ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जी 5-6 जहाज हमने एक हैंगर में शायद गिरा दिए और डिस्ट्रॉय कर दिए, और 5-6 F-16 दूसरे हैंगर में शायद डिस्ट्रॉय हो गए, तो शायद हो गए। तो उनके हिसाब से तो 10-12 F-16 तो ग्राउंड पे शूट डाउन कर चुके और 5 कोई जहाज एयर में कर चुके, और विदाउट एनी एविडेंस। तो अब दुनिया जिस तरह से, चूंकि आजकल के जमाने में आप इस तरह के एविडेंस को छुपा नहीं सकते, सैटेलाइट इमेजरी है, जो डैमेजेस हुए थे वो सबको पता था, जहाज जो गिरे वो सबको पता था, पाकिस्तान ने जो जहाज गिराया उनका क्लेम भी उनको सब्सटेंशिएट किया अपना, और दुनिया ने खाली हमारी बात पे इस तरह से बिलीव नहीं किया और प्रूफ्स के साथ बिलीव किया। राफेल के जो उनके अपने थे, फ्रेंच थे, उन्होंने कहा था कि जी पॉसिबली हमारे राफेल गिरे हैं। तो इस सब चीजों के बावजूद 3 महीने के बाद अगर एयर चीफ वहां पे करता है, तो आप इसका एक ही डायमेंशन हो सकती है कि मोदी साहब जो है
उनको किसी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर उन पर रिलीव करके एक नैरेटिव बिल्ड करना कि नहीं जी ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमने इसमें विक्ट्री हासिल की है। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मोदी साहब अभी तक तो कह रहे थे कि जी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो इन अ वे प्रोबेबली ये स्टेटमेंट दे के वो एक निकलना चाह रहे हैं कि जी हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। वो नैरेटिव अपनी आवाम को तो दे सकते हैं लेकिन दुनिया में कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, राइट। लेकिन इसमें इंटरनली आप जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत में जो कुछ हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? एक तो क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका के साथ मामलात हैं और उन पर भी जो है वो ऑपोजिशन की भी तनकीद होती रही। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से लेकर अब तक क्या भारत में अंदरूनी तौर पर कुछ बदला है? देखिए, अंदरूनी तौर पे तो इस तरह से हुआ है कि मोदी साहब की पोजीशन काफी वीक हो गई है, क्यों जो उनका एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज था और उन्होंने कहा था कि जी वो किसी हद तक भी जा सकते हैं पाकिस्तान को वो पनिश करने के लिए या मिलिट्री एक्शन लेने के लिए, तो वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया उनके मिलिट्री कैपेबिलिटी का। चूंकि डिसीजन पॉलिटिकली बड़ा सुसाइडल था, ये बैकफायर कर गया। ऑपोजिशन को भी एक उनको मौका मिल गया कि वो मोदी साहब को जो है चैलेंज कर रहे हैं उनकी क्रेडेंशियल्स पे, कि उनकी थॉट पे, उनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पे, बिकॉज एक तरह से उन्होंने अपनी मिलिट्री को एम्बैरस करवाया इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व करके। अब ग्लोबली जो बड़ी पावर्स थी, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स या जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया एक रीजनेबली बिगर पावर है इस रीजन के अंदर जिसको हम हेल्प कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, तो वो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस काफी शैटर हुई हैं इस एपिसोड के बाद, बिकॉज जिस तरह से बुरी तरह से उनकी एक्सपोज हुई है एयरफोर्स, तो वो भी काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने तरह से देख रहे हैं, बिकॉज ट्रम्प की एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी एक एंगल है, लेकिन वो भी एक अगर स्ट्रेटेजिकली देखें कि वो रिलाय कर सकते हैं इंडिया के ऊपर, ये चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग $80 बिलियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने हर तरह से उनकी हेल्प की है, इक्विपमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, और जितने एग्रीमेंट्स किए, स्पेस रिलेटेड एग्रीमेंट किए, उनको एक्सेस दी है इंफॉर्मेशन की। उस सारी चीजों के बावजूद अगर इंडिया परफॉर्म नहीं कर सका तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी पे। पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये सारी होगी, और इकोनॉमिक को वल्नरेबिलिटी के तौर पे यूज कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तौर। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल सुल्तान हमारे साथ मौजूद और सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गजा में इस्राएली जारियत मुसलसल जारी है और मजीद 36 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि इमदाद का बहरान वहां पर शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्राएली जारियत के आगाज से अब तक भूख से मरने वालों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज इसराइल की सियासी और सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौजी कब्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल पूरे गजा पर फौजी कंट्रोल चाहता है ताकि हमास को खत्म किया जा सके। उनके दफ्तर से जारी बयान में कहा गया था कि इसराइली फौज गजा पर जो है वो कंट्रोल हासिल करने की तैयारी करेगी। इसराइली काबीना ने यह वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में किसी भी मुतबादिल तजवीज़ से ना तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और ना ही इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जा सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना की मंजूर करदा इस करारदाद को मुकम्मल काबीना की मंजूरी दरकार होगी, जो कि मुमकिना तौर पर कल यानी इतवार तक मिल सकती है। इससे पहले फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने नेतन्याहू के बयान की मजम्मत करते हुए कहा था कि वो गजा में नस्ल कुशी और जबरी बेदखली का मंसूबा बना रहे हैं और अपने जाती मफादात के लिए इसराइली यरगमालियों को भी कुर्बान करने को तैयार हैं। हमास का कहना था कि इसराइली जारियत का भरपूर जवाब मज़ाहमत से दिया जाएगा। इसराइली फौज के सरबरा और इसराइली अपोजिशन ने भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालफत की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मंसूबे पर अमल दरामद फौरी रोकने का मुतालबा किया है। इसराइली नशरियाती इदारों के मुताबिक आला फौजी कमांडर्स ने इस कदम की मुखालफत की है कि इससे बाकी मानदा मुग़वियों की जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी और इनमें से क्योंकि बहुत सारों के जिंदा होने का भी इम्कान है और ये इक़दाम इसराइली फौजियों को भी थका देगा, जबकि इसराइल की बैनुल अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक आला फौजी कमांडर्स ने इसके बजाय गजा की पट्टी के गिर्द इजाफी मुहासरे की एक तजवीज़ दी थी, ताहम उसमें वसी पैमाने पर रिजर्व फौजियों की तलबी शामिल ना हो। जबकि इसराइली अपोजिशन जो है वो उन्होंने नेतन्याहू के गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे की सिक्योरिटी काबीना को मंजूरी को जो है वो सानेहा करार दिया और कहा कि ये मजीद सानेहात को जन्म देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के भी इंसानी हकूक़ के सरबराह ने कहा था कि इसराइली हुकूमत का गजा की पट्टी पर मुकम्मल फौजी कब्जे का मंसूबा फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। और भी बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने इस मंसूबे की मुखालफत की, लेकिन क्या अब यह मंसूबा आगे बढ़ेगा या नहीं, इसके इम्कानात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हुमा बकाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो फैसला किया गया है इसराइली वजीर आजम की तरफ से और उनकी सिक्योरिटी काबीना की तरफ से, आपको क्या लगता है इसके असरात क्या होंगे? मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ग्लोबल रिजेंटमेंट जो है वो आ रही है तल अवीव के एक्शंस के बरखिलाफ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तल अवीव की जो वॉर कैबिनेट है, इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है और बिलखुसूस जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तो अब उनके लिए ये कि ईगो का मामला बन गया है, उनके लिए उनकी अपनी सर्वाइवल का मामला बन गया है, पॉलिटिकल सर्वाइवल का, क्योंकि उनके ऊपर वॉर क्राइम्स का भी इल्ज़ाम है, उनके ऊपर करप्शन का भी इल्ज़ाम है, और वो आज तक इंटरनली 7 अक्टूबर की जो ब्रीच ऑफ इंटेलिजेंस हुई थी उसका जवाब नहीं दे सके। तो इस जंग की को जारी रखना उनकी सियासी बका के लिए जरूरी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखें, ट्रंप तो जाहिर है उनको ऑल आउट सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है वो अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है और वाइट हाउस का रास्ता उसको फेंट कर आप ले नहीं सकते। लेकिन ग्लोबली और बिलखुसूस यूरोप ने इस वक्त इजरायली एट्रोसिटीज को रिजेक्ट किया है, अफ्रीका ने रिजेक्ट किया है, और इस तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो मेरे ख्याल है इजराइल इज इन अ वेरी टफ पोजीशन, एंड दैट टफ पोजीशन इज कि वो अपनी एक्शंस को किस तरह डिफेंड करे इन द फोर्थकमिंग सिचुएशन, बट दे कंटिन्यू टू डू व्हाट दे डूइंग। ठीक है, राइट। लेकिन डॉक्टर साहब कोई जंग बंदी की उम्मीद नजर आपको आती है? क्योंकि ट्रंप एक तरफ जो है वो रूसी सदर के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, फिर आज भी उन्होंने आर्मीनिया और अजरबैजान की भी सुलह करवा दी है, जंग बंदी वहां पर भी करवा दी है। तो आपको लगता है यहां पर भी उनका कोई किरदार हो सकता है या वो कोई किरदार अदा करने के ख्वाह हैं? मेरे ख्याल में मुझे इनका इम्कान इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर की डिफाइंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर है, और इस बात का वो इकरार भी करते हैं कि जहाँ वहाँ पर वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते, वो हफ्ते का टाइम देते हैं, 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, उम्मीद दिलाते हैं, और फिर आपको साफ नजर आता है कि पीस टॉक्स जो हैं वो कोलैप्स कर गई हैं। यही हाल आप सोचिए उनका हुआ है उस वॉर में, यूक्रेन और रशिया की वॉर में, हद तक कि अब तो उनको रशियन प्रेसिडेंट पे गुस्सा आता है, पुतिन से वो नाराज हैं। इस जंग के बारे में वो कहते थे कि मैं इसको आके हफ्तों में खत्म करा दूंगा, दिनों में खत्म करा दूंगा। और अब जो पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है वो और भी खतरनाक है। पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर इसका आधा भी जो इजराइल कर रहा है गजा में मैंने किया होता तो नेटो तो मेरे डोर स्टेप पर आ जाती। तो इन सम वेज आप समझिए कि जो उसको लार्जर कॉन्स्ट्रक्ट है वो ये है कि जो लिबरल ऑर्डर था वो कोलैप्स हो रहा है, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस एज अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंटिटी उसकी हैसियत पे सवाल उठ रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स बन गए। अच्छा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लोग बाइपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करते थे और हम मल्टीपोलर वर्ल्ड पे हैं। जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होती है तो जंगें होती हैं और हमें बहुत दफा अक्कासी मिलती है इस बात की कि क्या आर वी इंचिंग टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। देखिए, स्टारवेशन एज अ स्ट्रेटजी ऑफ वॉर 21वीं सदी में इस्तेमाल होना और उसको कोई रोक ना पाए, ये फहम और ख्याल से बाहर है। अच्छा, राइट। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स की और दूसरी तरफ जो कुछ और मगरबी ममालिक है खासतौर पर वो पैलेस्टीनियन स्टेट को तस्लीम कर रहे हैं या करने वाले हैं।
आपके ख्याल में ये मामला किस तरफ जा रहा है और ऐसी किसी एक्सेप्टेंस के पैलेस्टीनियन स्टेट की इसके असरात क्या होंगे? क्या मजीद दबाव बढ़ सकता है इसराइल के ऊपर? देखिए, एक बात तो तय हो गई कि जब ये हमला हुआ और ये पूरी सूरत हाल शुरू हुई तो उस वक्त इब्राहिम एकॉर्ड साइन होने पे जाने वाले थे और जो 2 स्टेट सोल्यूशन था वो कहीं दफन हो जाता और इजराइल की सफारती रिकग्निशन जो थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। तो मैं तो समझती हूँ कि पैलेस्टीनियंस ने अपनी जान देकर, अपनी बच्चों की जान देकर, अपनी लिटरली खून से 2 स्टेट सोल्यूशन को रिवाइव किया है, क्योंकि अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जो, और ये यूरोपियन स्टेट्स जो, और अब स्टेट्स धमकियां देती, ब्रिटेन ने ये धमकी दी है। ट्रंप ये कह सकते हैं कि उन्हें इस बात पर अफसोस है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट पैलेस्टीनियंस को स्टेट रिकग्निशन दे रही है और उसके साथ साथ इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात और अपनी ट्रेड रिलेशंस को तर्क कर रही है। इजराइल बेइंतहा प्रेशर में है और उसको रेजिस्ट कर रहा है। देखिए जी, इन ऑल ऑनेस्टी पैलेस्टाइन हैज नथिंग टू लूज। अब तो वो दीवार से लगे हैं। अच्छा, ठीक है। अब उनका ये है कि हम हमास को खत्म कर दें, हम अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएं। हमास स्टिल हैज सपोर्ट इन पैलेस्टाइन। तो पैलेस्टाइन को तो इन्होंने रबल और ब्रिक्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन जो पैलेस्टीनियन स्पिरिट है दैट कंटिन्यूज टू लिव, और ये बात उनके लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है। और अब एक इको सिस्टम बन रहा है, एक इको चैम्बर बन रहा है फॉर द सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई। जो खुद होलोकास्ट का हिस्सा रहे हैं ना, जिन्होंने होलोकास्ट गुजारी है, वो आके कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं खड़े। तलवीद के अंदर पैलेस्टीनियन बच्चों की तस्वीरें उठा के प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहबा हमारे साथ पहुंची थी और बात कर रही थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का प्रोग्राम आपने देखा। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।